हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच में एस ब्लॉक लेक्चर नंबर 4 के अंदर। क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आज इस चैप्टर को बेटा हम समाप्त करने वाले हैं। किस पॉइंट से हम समाप्त करेंगे, तो जैसे कि हमने मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो भी थी इस चैप्टर की वो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब चर्चा ये होनी है कि चर्चा जो होनी है दैट इज, अगर मैं आपसे बात करूं तो आज के लेक्चर में जो हमारी चर्चा होनी है दैट इज फ्लेम कलरेशन। एक तो हमें चर्चा करना है क्या फ्लेम कलरेशन पे, फ्लेम कलर कैसे आता है, और दूसरा चर्चा करना है सम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के आधार पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहली चीज समझिए, यहां पे अगर हम बात करें फ्लेम कलरेशन यानी जिसे हम कहते हैं ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण क्या होता है, जैसे कि होता क्या है बेटा, मान लो आपने कोई फ्लेम जलाया, ठीक है, मान लो मोमबत्ती आपने जलाई, समझने की कोशिश करना। तो मोमबत्ती पे जो ज्वाला आती है, जो फ्लेम आता है, उसमें एक पार्ट होता है जिस पार्ट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पार्ट। क्या कहते हैं बेटा, बोलो जल्दी, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट। अब इस ऑक्सीडाइजिंग पार्ट के अंदर लेट सपोज दैट ये मेरा अल्कली मेटल है, ठीक है, या फिर मेरा स्पून है और इस स्पून पे मैंने क्या किया, अल्कली मेटल रखा और इस कलरेशन के अंदर मैं लेके गया। अब लेके गया तो यहां पे होगा क्या बेसिकली, तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो सर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, क्या है बोले बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। क्या है बोलो जल्दी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इनको ऑक्सीडाइजिंग पार्ट पे ले गए, ये एनर्जी गेन करेंगे और एनर्जी गेन करके ये कहां चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। कहां चले जाएंगे बोलो बेटा, ग्राउंड स्टेट से कहां जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, ये ग्राउंड स्टेट से सीधा उठ के कहां चले गए, ग्राउंड स्टेट से सीधा उठ के चले गए एक्साइटेड स्टेट में। कहां चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। अब जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी गेन करके गए, ठीक है, विजिबल रेडिएशन की एनर्जी गेन करके ये गए, ठीक है, वापस जब ये ड्रॉप डाउन होंगे, वापस जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, वापस जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे वापस, तो क्या करेंगे, वो विजिबल रेडिएशन की जो लाइट है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी इन्होंने खाई थी, जैसे अपन खाना खाते हैं तो डकार मारते हैं, है ना, वैसे एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके ये ऊपर गए और जब वापस आएंगे तो उस एनर्जी को एमिट करेंगे। और वो एमिटेड एनर्जी जो है वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, लाइट के फॉर्म में दिखाई देगी, और लाइट का कुछ ना कुछ कलर होगा जो विजिबल रेडिएशन के अंदर आएगा, है ना। तो उसी की वजह से क्या होता है, कलर अपीयर होता है। क्या होता है, कलर अपीयर होता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, वापस ड्रॉप डाउन होंगे कहां पे, अपने ग्राउंड स्टेट में, वापस गिरेंगे कहां पे आके, ग्राउंड स्टेट में। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको क्या करेंगे, एमिट। और जो एमिटेड एनर्जी है, एमिटेड एनर्जी, इसकी वजह से हम किसका पता लगाते हैं, कलर का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं, कलर का। किसका पता लगाते हैं, कलर का। अब बात आती है कि क्या सर सारे मेटल जितने भी हैं इस पृथ्वी पे वो सब के सब कलर देते हैं? बेटा वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब समझने की कोशिश करना, मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे एस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहे जाते हैं कि ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं, है ना। तो सर क्या डी एंड एफ ब्लॉक वाले भी देंगे या एस ब्लॉक वाले ही देंगे? देखो बेटा होता क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक वालों की आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है। वहीं एस ब्लॉक वालों की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, लो होता है, और ये क्या होता है, हाई होता है। ये जो होते हैं इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि बात बात पे इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ये थोड़ी सी बात हुई नहीं कि तुरंत इलेक्ट्रॉन छोड़ना चालू कर देंगे। अब समझने की कोशिश करना, इनका जो आईपी होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, तो याद करो पीरियोडिक टेबल जब मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। अब ये जो सिग्मा है ये S वालों के लिए क्या होता है, गुड होता है। S या P वालों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, गुड होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ये D और F वालों के लिए क्या होता है, पुअर होता है। क्या होता है बेटा, पुअर होता है। अब समझने की कोशिश करो, माइनस में कोई चीज, माइनस में कोई चीज पुअर हो रही है, यानी प्लस में वो चीज क्या होगी, बढ़ेगी। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलो बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहा जाता है इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि अगर मैं तुमको इसको और शुद्ध भाषा में समझाऊं तो कहने का मतलब यह है कि ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे, यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, कहां पे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे, या फिर अगर मैं बात करूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है।
अब जितना ज्यादा ये लगाएगा Z इफेक्टिव उतना ज्यादा हो जाएगा। जितना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये क्या हो, हाई हो, हाई होने का मतलब क्या है कि Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम लग रहा है, लो है, यानी कि Z इफेक्टिव उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, D और F के केस में सिग्मा क्या है, पुअर। अगर माइनस में कोई चीज बेकार है तो ऑब्वियस है प्लस में वो चीज अच्छी हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं ऐसे सिंपल सोचते हैं, सिग्मा पुअर तो Z इफेक्टिव अच्छा हो गया। अगर Z इफेक्टिव अच्छा हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, तगड़ा लगेगा सर, अच्छा लगेगा सर, हाई लगेगा सर। यानी अगर हाई हो गया तो आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को बड़े जबरदस्त तरीके से न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा। वहीं पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, समझने की कोशिश करना, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता यानी Z इफेक्टिव कम है, और Z इफेक्टिव कम है यानी कि इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना बढ़िया नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना बढ़िया नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान या मुश्किल, तो जवाब है सर निकालना आसान हो जाएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे एस ब्लॉक वाले के केस में Z इफेक्टिव क्या होता है, अगर सॉरी IP क्या होती है, IP होती है लो। लो कहने का मतलब क्या है, इनके केस में Z इफेक्टिव अच्छा हुआ, Z इफेक्टिव क्या हो गया, अगर सॉरी Z इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि सिग्मा अच्छा था। Z इफेक्टिव कम हुआ तो होल्ड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, होल्ड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, कम हो गया। अब होल्ड ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है, आसान है। क्या है, आसान है। यानी इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान हो गया तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज व्हाट, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कही जाती है उसे, ठीक है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए, उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कह रहे हो। अब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम है तो निकालना आसान है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो कहा जाता है कि इनकी जो एस ब्लॉक वालों की आईपी होती है ये लो होती है, और डीएनएफ ब्लॉक वालों की आईपी जो होती है ये हाई होती है। इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो ये क्या देंगे, फ्लेम कलरेशन जल्दी देंगे। क्या करेंगे, जल्दी देंगे। खैर कौन कौन सा कैसा कैसा कलर आता है ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। फ्लेम कलरेशन की वजह क्या है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा फ्लेम कलरेशन जो आया है किस किस कलर का किस किस एलिमेंट के लिए होता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं जैसे लिथियम है, जैसे कि सोडियम है, जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि रुबिडियम है, जैसे कि सीजियम है, तो मैं आपको बताऊं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों में वॉयलेट होता है। थोड़ा कहीं डार्क वॉयलेट होता है, कहीं हल्का वॉयलेट होता है। ऐसे ही सोडियम के केस में कैसा होता है, गोल्डन येलो होता है। लिथियम के केस में कैसा होता है, तो क्रिम्सन रेड होता है। वहीं बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में कहा जाता है कि वो अपवादित हैं, वो फ्लेम कलरेशन नहीं देते। उनके पीछे मुख्य वजह होती है उनकी स्मॉल साइज और उनका हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके अलावा आप स्ट्रोंटियम में जाओगे तो वहां पे क्रिम्सन रेड आएगा, समझ रहे हो, पर्पल रेड जो होता है, बहुत ज्यादा डार्क रेड जो कि पर्पल जैसा प्रतीत होने लगता है। इसके अलावा ऐसे ही आप आगे जाते हो तो अलग अलग कलर आते हैं। खैर वो कलर क्या क्या आते हैं वो सारी चीजें मैंने लिख रखी हैं आपके लिए, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जरा गौर से देखना, अगर जैसे कि आप देखेंगे यहां पे बेटा जो लिथियम है ये कैसा होता है, क्रिम्सन रेड, सॉरी एक मिनट, लिथियम जो होता है ये कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है। क्रिम्सन रेड बोले तो बहुत ज्यादा डार्क रेड होता है जो कि लगभग हमें कैसा दिखने लगता है, पर्पल कलर का। तो यहां पे मैं आपको अगर बताऊं लिथियम के केस में तो बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा डार्क जो पर्पल रेड अपीयर होगा, पर्पल रेड अपीयर, जो पर्पल रेड अपीयर होगा, ठीक है। ऐसे ही सोडियम के केस में अगर हम बात करें तो गोल्डन येलो होता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की अगर आप बात करोगे तीनों वॉयलेट हैं, अगर ढंग से देखो तो, अगर आप तीनों को देखोगे तो ढंग से ये क्या है, वॉयलेट है। एक क्या है, एक हल्का वॉयलेट है, और एक क्या है, एक थोड़ा गाढ़ा वॉयलेट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये जो होता है, ये जो वॉयलेट होता है ये पेल वॉयलेट होता है। पेल मतलब हल्का, ठीक है, हल्का वॉयलेट होता है। कैसा होता है, हल्का वॉयलेट।
वहीं ये जो होता है रेड होता है, और ये वाला जो होता है ये कैसा हो जाता है बेटा, तो ये हो जाता है आपका फाइनली ब्लू कलर का, ब्लू वॉयलेट हो जाता है। समझ रहा हो मेरी बात को? तो अगर हम बात करें लिथियम कैसा है, तो क्रिम्सन रेड है। सोडियम कैसा है, गोल्डन येलो है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों वॉयलेट हैं। कोई पेल वॉयलेट है, कोई रेड वॉयलेट है, और कोई ब्लू वॉयलेट है। मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है। अब ऐसा भी क्यों हो रहा है, अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे देखो, अगर तुम टॉप से बॉटम जाओगे, टॉप से बॉटम अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है सर, तो आपको पता है साइज क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है। अगर साइज बढ़ी, बोलो बोलो, पहले इतनी छोटी साइज, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर बहुत बड़ी। अब न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, समझने की कोशिश करना। एक जगह साइज इतनी छोटी है, एक जगह साइज और बड़ी, एक जगह साइज और बड़ी। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस है। ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है, यहां पे क्या है, लो है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां आसान है, ये मुझे बताओ। इलेक्ट्रॉन निकालना कहां आसान है सर, यहां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि यहां पे अट्रैक्शन क्या लग रहा है, लो लग रहा है। तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे सर, थोड़ी सी एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल जैसा है। कैसा है, मुश्किल, मतलब उतना आसान नहीं होगा। समझ रहे हो? तो यहां पे इसकी आईपी क्या है, अगर मैं बात करूं कि यहां पे अगर हम बात करें, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो समझने की कोशिश करो। विजिबल रीजन क्या होता है, विग्योर क्या होता है, VIBGYOR। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वॉयलेट कलर क्या इंटेंसिटी जो है ये क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ रहा हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें, ये क्या होता है, क्रिम्सन रेड, ये होता है येलो, ये कैसा होता है, वॉयलेट, ये कैसा होता है, रेड वॉयलेट, ये कैसा होता है, ब्लू वॉयलेट। वहीं एक तरफ चर्चा करते हैं बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम की। किसकी चर्चा करते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम की। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, इनकी साइज है बहुत ज्यादा छोटी, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, साइज बहुत क्या है, छोटी। यानी न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान, तो सर जवाब है मुश्किल। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं, स्मॉल साइज, और दूसरी चीज हाई आईपी। क्या, स्मॉल साइज एंड हाई आईपी। स्मॉल साइज है, साइज बहुत छोटी है, और इसके अलावा आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। दैट इज वाई ये फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई आईपी, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम कलरेशन। ये क्या नहीं शो करते हैं बेटा, फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं। ये फ्लेम कलरेशन ना देने के पीछे मुख्य वजह क्या है कि जो अगर हम बात करें, पहली चीज बेरिलियम और मैग्नीशियम इनकी साइज बहुत छोटी है, आईपी बहुत ज्यादा हाई है। दैट इज वाई अगर हम आपसे बात करते हैं तो बेटा यहां पे क्या होता है, स्मॉल साइज की वजह से और हाई आईपी की वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं ये फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होता है कैल्शियम बोले तो ब्रिक रेड होता है, ब्रिक रेड बोले तो ईंटा का कलर देखा है बेटा, ईंट का कलर, तो ये ईंटा लाल होते हैं। ठीक है, ईंट के कलर जैसे लाल होते हैं। ठीक है, तो ब्रिक रेड का मतलब होता है ईंटा लाल। ठीक है, वहीं स्ट्रोंशियम की आप बात करोगे तो अगेन वो कैसा होता है, तो वो होता है क्रिम्सन रेड। कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है ना। तो क्रिम्सन रेड की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन शो कर रहा है, एक तो लिथियम शो कर रहा है और एक स्ट्रोंशियम शो कर रहा है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो होता है वो होता है एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन बोले तो शिमला वगैरह साइड अगर आप जाओगे तो ग्रीन कलर के एप्पल आपको दिखेंगे, या ठंडी जगहों पे जाओगे तो ग्रीन कलर के एप्पल। तो ग्रीन कलर के एप्पल आप लोगों ने देखा भी होगा कई दफा। तो जो एप्पल ग्रीन है ना, उसी की तरह से ये क्या होता है, इसका कलर आता है। बेरिलियम का अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, एप्पल ग्रीन होता है। कैसा होता है, एप्पल ग्रीन होता है। यानी लिथियम कैसा है, क्रिम्सन रेड। सोडियम कैसा है, गोल्डन येलो। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कैसे होते हैं, वॉयलेट होते हैं। एक होता है पेल वॉयलेट, एक होता है रेड वॉयलेट, एक होता है, बोलो बोलो कौन सा, एक होता है ब्लू वॉयलेट। ऐसी बेरिलियम और मैग्नीशियम की जब अपन चर्चा करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई देखो उनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है, आईपी उनकी बहुत ज्यादा हाई है। दोनों बातें मैंने मेंशन कर दी है। क्या, साइज बहुत छोटी है और आईपी बहुत हाई है। दैट इज वाई वो फ्लेम कलरेशन नहीं देंगे।
इसके बाद अगर हम बात करें कि कैल्शियम कैसा होता है, तो ब्रिक रेड होता है यानी ईंटा लाल होता है। वहीं स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो स्ट्रोंशियम कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है अगेन। अगर इसके अलावा बेरियम की बात की जाए तो डेट इज एप्पल ग्रीन होता है बेरियम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये होता है फ्लेम कलरेशन। सिंपल सी बात है, फ्लेम में कुछ ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, जब वहां पे अल्कली मेटल को ले जाएंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, वापस जब वो बाउंस बैक करेंगे अगर अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रहेगी उसको एमिट करेंगे। जब वो एमिट करेंगे तो वहां पे वो क्या होगा, वो हमें कलर के फॉर्म में विजिबल होगा, जिसकी वजह से फ्लेम कलरेशन आएगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे जिसको हमने नाम दे दिया फ्लेम कलरेशन। अभी मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया यहां पे कि इसको कहते क्या है, तो इसको हम कहते हैं ज्वाला परीक्षण। क्या कहते हैं? ज्वाला परीक्षण। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो भी जान सकते हैं कि सिंपल सी बात है, ज्वाला के अंदर जब आप अल्कली मेटल को लेके जाओगे, यानी कि अगर कहा जाए अल्कली धातु को लेके जाओगे, तो होगा क्या, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वापस जब आएगा तो जो एनर्जी खा के गया था उसको अब एमिट भी तो करेगा। एमिट करेगा तो विजिबल रेंज के अंदर, विजिबल रेडिएशन के तौर पे हमें कुछ कलर अपीयर होंगे। उस कलर अपीयर होने को ही हमने क्या कहा, ज्वाला परीक्षण या फिर फ्लेम कलरेशन। अब वो कौन कौन शो करता है, पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना जितना ये जानना इंपॉर्टेंट है कौन नहीं करता है। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल की कैटेगरी में जब हम अपन जाते हैं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं बेटा, ये अपनी स्मॉल साइज की वजह से, अपनी छोटी साइज की वजह से और अपने बहुत ज्यादा हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से ये फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं। वहीं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कलर देते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को एक साथ याद रखोगे कि वो वॉयलेट कलर देते हैं। एक पेल वॉयलेट देता है, एक रेड वॉयलेट देता है, एक कैसा देता है, एक आपका देता है ब्लू वॉयलेट। वहीं लिथियम की अगर हम बात करें तो क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड किस कलर को कहते हैं, बहुत ज्यादा डार्क रेड बनाओगे तो वो लगभग पर्पल जैसा अपीयर होने लगता है, उसको हम कहते हैं क्रिम्सन रेड। ठीक है, ऐसे ही सोडियम जो होता है वो गोल्डन येलो होता है। वहीं अगर हम बात करें कि कैल्शियम कैसा होता है तो ये ब्रिक रेड होता है। स्ट्रोंशियम कैसा है तो अगेन क्रिम्सन रेड है। और अगर हम बात करें बेरिलियम कैसा है तो एप्पल ग्रीन होता है। क्या ये बात समझ में आई? इसको देख लीजिए पहले, फटाफट नोट कर लीजिए पीछे वाले पेज से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट ये वाला देख लो, आ जाओ। अब कुछ यहां पे आने के बाद से अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं खत्म। यहां से हमें शुरुआत करना है, अब क्वेश्चंस की बारी है। जिस छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं जो कि हमारे छूट जाते हैं कई दफा इस ब्लॉक को पढ़ते वक्त, जिनको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करा रहा हूं और जो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो चलिए यहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ। मेल्टिंग पॉइंट करने का मतलब, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, किसी को मेल्ट करा रहे हो आप किसी पॉइंट पे ले जाके, किसी को लिक्विफाई कर रहे हो। अब होता क्या है बेटा, मैं अगर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। लिथियम, लिथियम का मान लो बॉन्ड है, कहीं सोडियम, सोडियम का बॉन्ड है मान लो, कहीं पोटेशियम, पोटेशियम का बॉन्ड है मान लो, ठीक है, और कहीं सीजियम, सीजियम का बॉन्ड है मान लो। इनकी साइज क्या होती है, काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो ये इतना तगड़ा बॉन्ड नहीं बना पाते। जब तगड़ा बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो बहुत इजीली ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। बहुत इजीली अगर मेल्ट हो जाएंगे मतलब बहुत जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगे। और हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ। तो अगर हम बात करें लिथियम, लिथियम के केस में, तो लिथियम, लिथियम के केस में तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो उसको मेल्ट कराना इतना आसान नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, सीजियम। क्या हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी। देखो बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। ये रिलेशन होता है ना, इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ। अब होता क्या है कि जैसे ही आप लिथियम से सोडियम गए, सोडियम से पोटेशियम गया, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, तो आपको क्या लगेगा कि सर मैं तो कहां से कहां जा रहा हूं, टॉप से बॉटम जा रहा हूं। और टॉप से बॉटम जा रहा हूं तो मुझे एक चीज पता है सर कि यहां पे मास क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। तो मैं कहूंगा बेटा वॉल्यूम भी क्या करने वाला है, तो आप कहोगे कि सर वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन मास जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। मास क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे मास जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ता है, तो नो डाउट सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा, सीजियम, देन कौन आएगा, रुबिडियम। अब आपका नंबर क्या सोच रहे हो कि पोटेशियम थर्ड नंबर पे आएगा। ये यहां आके आप थोड़ा सा गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा बेटा कि जो पोटेशियम है और जो सोडियम है,
इनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम के अंदर मास जो होता है, मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, देखा गया ऐसा कि मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डेट इज वाई अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये 4th नंबर पे आता है, वहीं 3rd नंबर पे इसको आना चाहिए था, लेकिन 3rd नंबर पे आता कौन है, सोडियम, एंड देन लास्ट कौन आता है, लिथियम आता है। यानी कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अगर आपको बताऊं यहां पे, तो डेंसिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा सीजियम, देन होगा आपका रुबिडियम, देन आपका होता है बेटा सोडियम, देन क्या होता है पोटेशियम, एंड देन क्या होता है, लिथियम होता है। ये ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बनती है। ये अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बढ़ता है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी बनता है ना। तो ये क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेंसिटी, इनमें से किसकी डेंसिटी क्या है, हाईएस्ट है। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहां पे देखो, सबसे पहले लिथियम, लिथियम तो 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम 4थे नंबर पे आता है, देन सोडियम 3रे नंबर पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के केस में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सीजियम, देन कौन सा होगा, रुबिडियम, देन कौन सा होगा, सोडियम, देन कौन सा होगा आपका पोटेशियम, एंड देन कौन सा होगा, लिथियम। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेल्टा HF नॉट। नेगेटिव पूछा गया, नेगेटिव मतलब रिलीज्ड एनर्जी, मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब डेल्टा HF नॉट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है मानक संभवन उष्मा। मानक संभवन उष्मा, हम इसे क्या बोलते हैं, मानक संभवन उष्मा कहते हैं, ठीक है। तो मानक संभवन उष्मा कब ज्यादा होगा, तो एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान के अंदर एक बात लिखी गई है। लिखी क्या गई है वो सुनिए। कहा जाता है अगर मेटल फिक्स है, इफ मेटल इज फिक्स्ड, इफ मेटल इज फिक्स्ड, इफ मेटल इज फिक्स्ड, अगर मेटल फिक्स्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखेंगे तो Li 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 Li, ठीक है। तो इसके सर पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव 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 नेगेटिव। मेटल ऊपर से नीचे आप देखोगे तो क्या है, फिक्स्ड है। अगर मेटल क्या है बेटा, फिक्स्ड है। अगर मेटल क्या है बोलो, फिक्स्ड है। तो इस केस में लिथियम के साथ जो, जैसे लिथियम मेटल है और मेटल क्या है, फिक्स्ड है, तो मेटल अगर फिक्स्ड है तो फ्लोराइड्स के लिए डेल्टा HF नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। क्या बोला मैंने, अगर मेटल फिक्स्ड है तो फ्लोराइड्स के लिए, फ्लोराइड्स के लिए डेल्टा HF नॉट की वैल्यू, डेल्टा HF नॉट की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, मोस्ट नेगेटिव आएगी, मोस्ट नेगेटिव आएगी। क्या होगा बोलो बेटा, मोस्ट नेगेटिव आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे यहां बात करता हूं, जैसे मुझे LiF दे दिया गया और मुझे CSF दे दिया गया, ठीक है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, लेकिन अपन याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं वो सुनना। एक्चुअल में क्या है बेटा, ये है स्मॉल केटायन, क्या है, स्मॉल केटायन, स्मॉल केटायन, ठीक है। और ये जो फ्लोरीन है बेटा, ये क्या है, स्मॉल एनायन है। क्या है, स्मॉल एनायन है। तो स्मॉल केटायन विथ स्मॉल एनायन, तो रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट यानी जालक प्रभाव का नियम जिसे हिंदी में कहते हैं, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट, ये कहता है कि स्मॉल केटायन विथ स्मॉल एनायन अच्छा लैटिस बनाएगा, वहीं बड़ा केटायन विथ बड़ा एनायन अच्छा लैटिस बनाएगा। स्मॉल केटायन विथ स्मॉल एनायन अच्छा लैटिस बनाएगा, बड़ा केटायन विथ बड़ा एनायन अच्छा लैटिस बनाएगा, ठीक है। तो जालक प्रभाव का नियम ये कहता है, रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि अगर मेटल फिक्स है तो फ्लोराइड्स के केस में डेल्टा HF की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं डेल्टा HF की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव LiF के केस में आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेल्टा HF नॉट, डेल्टा HF नॉट नेगेटिव का ऑर्डर है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव कहां पे होगा, तो LiF के केस में। लेकिन याद रखिएगा बेटा, अगर ये फ्लोराइड्स की जगह वो क्लोराइड्स लिख दें, ब्रोमाइड्स लिख दें, आयोडाइड्स लिख दें, क्या लिख दें, Cl- दे दें आपको,
Br माइनस दे दें आपको, तो I माइनस दे दें आपको, तो आपको पता है बेटा इस एनायन की साइज क्या है, एनायन क्या होगा, बड़ा होगा, एनायन क्या होगा, बड़ा होगा। और जालक प्रभाव का नियम यानी रूल ऑफ लैटिस इफेक्ट अगेन ये कहता है कि बड़े केटायन के साथ ही बड़ा एनायन अच्छा लैटिस बनाएगा, या बड़े एनायन के साथ बड़ा केटायन अच्छा लैटिस बनाता है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया कि भाई एक काम करो LiCl ले लो और आप एक काम करो CSCl ले लो। अब मुझे ये बताओ LiCl और CSCl में, तो अब डेल्टा HF नॉट मोस्ट नेगेटिव कहां पे होगा? मैंने क्या पूछा, LiCl लिया, CSCl लिया, और मैंने कहा डेल्टा HF नॉट की नेगेटिव वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी? तो जवाब ये है CSCl में ज्यादा होगी। क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड्स है, आयोडाइड्स है, तो इनके केस में जो बड़ा केटायन रहेगा वो इनके साथ अच्छा लैटिस बनाएगा, और जितना अच्छा लैटिस बनाएगा रिलीज्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जब रिलीज्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होती है तो डेल्टा HF नॉट की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव वहां उतनी ज्यादा होती जाती है। तो फ्लोराइड्स के लिए लिखा गया है अगर मेटल फिक्स है तो स्मॉल जो मेटल स्मॉल जो केटायन रहेगा वो उसके साथ अच्छा लैटिस बनाएगा। जब अच्छा लैटिस बनाएगा तो रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी, रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा मतलब कि डेल्टा HF नॉट की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगी। ठीक है, मानक संभवन ऊष्मा की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इफ मेटल इज फिक्स्ड, फ्लोराइड्स के लिए डेल्टा HF मोस्ट नेगेटिव आएगी अगर मेटल फिक्स्ड है तो फ्लोराइड्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि आपका क्लोराइड से, ब्रोमाइड से, आयोडाइड से जैसे ही आए तुरंत केस क्या कर जाएगा, पलट जाएगा। अगर वहीं पे मैं LiCl और CSCl दोनों दे देता हूं तो यहां पे जरा गौर से देखो, एक तो मेटल वेरी कर रहा है, और क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के केस में मैंने आपसे क्या बोला, मैंने ये बोला कि इनकी जैसे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स की आप बात करोगे तो चूंकि इनकी साइज बड़ी है तो ये बड़े केटायन के साथ अच्छा लैटिस बनाएंगे। जब बड़े केटायन के साथ बड़ा एनायन अच्छा लैटिस बनाएगा तो डेल्टा HF नॉट की वैल्यू नेगेटिव बड़े केटायन के साथ ही होगी। तो इसीलिए मैंने यहां पे बोला कि CSCl के केस में एज कंपेयर टू LiCl के यहां पे डेल्टा HF नॉट की वैल्यू नेगेटिव ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, लेकिन इसको पहले आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। होप सो नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ लिथियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर अल्कली मेटल। आपको पता है बेटा लिथियम एक ऐसा मेटल है अल्कली मेटल के अंदर जो कि बात बात पे एक्सेप्शन शो करता है, क्योंकि उसकी साइज बहुत छोटी है। लिथियम प्लस जो होता है वो एक हाईफाई मेटल होता है, वहीं अगर Na प्लस की बात की जाए, K प्लस की बात की जाए, Rb प्लस की बात की जाए, CS प्लस की बात की जाए तो इनको कहा जाता है लो फाई मेटल होते हैं, जो कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कम रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसी बातें हमने फजान्स के अंदर भी पढ़ी थी, इस चैप्टर में भी हमने थोड़ी बहुत इनके बारे में बात की जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन वगैरह की चर्चाएं कर रहे थे। अब मुद्दा क्या है कि लिथियम जो होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, तो साइज बहुत छोटी होने की वजह से बात बात पे वो क्या करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। ठीक है, लिथियम प्लस जो होता है वो क्या होता है, हाईफाई नेचर का होता है। ऐसी बातें भी हमने सीखी हैं। तो अब आइए यहां पे देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं। तो कौन कौन सी बातों में अगर मैं आपसे बात करूं, लिथियम इज डेलिक्वेशेंट। डेलिक्वेशेंट मतलब होता है आर्द्रताग्राही। क्या होता है, आर्द्रताग्राही मतलब पानी को एब्जॉर्व करने वाला, पानी को एब्जॉर्व करने वाला। मैं यहां लिख दे रहा हूं पानी को एब्जॉर्व करने वाला, पानी को एब्जॉर्व करने वाला, पानी को एब्जॉर्व करने वाला। तो पानी को एब्जॉर्व करने वाला जो होता है वो बेसिकली कौन सा होता है आपका, LiCl। LiCl जो होता है आर्द्रताग्राही होता है। थोड़ी देर अगर आप इसको नेचर में रखते हैं या थोड़ी देर आप इसको अगर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो ये पानी एब्जॉर्व करके एकदम से डेलिक्वेसेंट बन जाता है। डेलिक्वेसेंट मतलब पानी एब्जॉर्व करके चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, एकदम चिपचिपापन आ जाता है इसके अंदर। तो लिखा क्या है, LiCl इज डेलिक्वेसेंट एंड फॉर्म LiCl.2H2O while other alkali metal chlorides do not। मतलब कि अगर हम बात करें कि जो अल्कली मेटल्स में अगर सबसे पहले बात किया जाए तो कौन कौन से लोग होते हैं, तो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है और सीजियम होता है। आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, आपके अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल बोले तो ये आपके ग्रुप 1 के S ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, तो इनमें कहा जाता है कि LiCl जो होता है वो कैसा होता है, आर्द्रताग्राही होता है, मतलब पानी को एब्जॉर्व करके LiCl.2H2O बना देता है। जबकि अदर अल्कली मेटल यानी कि लिथियम को छोड़ के बाकी जो अल्कली मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है ये नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल सच है कि लिथियम जो होता है वो मोर डेलिक्वेसेंट होता है कंपेयर टू अदर्स। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अरे सर NaCl भी तो एक क्लोराइड से, अल्कली मेटल का ही क्लोराइड है,
हाँ बिल्कुल बिक्लोराइड है। सर वो सॉल्ट होता है, घर के अंदर हम उसे यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं आप लोग। सर हम उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ाते हैं तो वो भी तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। बेटा वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यू टू इट्स इंप्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से। NaCl जो होता है, जो टेबल सॉल्ट हम अपने घर के अंदर यूज कर रहे हैं, जो सॉल्ट है यूज कर रहे हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, इंप्योरिटीज के तौर पे MgCl2 भी प्रेजेंट होता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं NaCl के साथ अगर मैं बात करूं नमक में, आप पूरी बात लिख लेंगे मेरी बात को सुन सुन के, कि इंप्योरिटीज के तौर पे कौन होता है, MgCl2। और इस इंप्योरिटीज की वजह से वो क्या करता है, इंप्योरिटीज की वजह से अगर हम बात करें तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। प्योर NaCl की जब आप बात करेंगे तो वो आर्द्रताग्राही नहीं होता है, वो डेलिक्विसेंट नहीं होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर हम बात करें प्योर NaCl की, जबकि अगर जो आप घर के अंदर नमक यूज कर रहे हैं उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या है, इंप्योरिटीज के तौर पे MgCl2 है, और MgCl2 इंप्योरिटीज होने की वजह से वो पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर प्योर NaCl की आप बात करेंगे तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप गुजरात जैसे इलाकों में अगर आप चले जाएंगे, तो गुजरात जैसे इलाकों में आप जाएंगे तो वहां सॉल्ट की खेती की जाती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो जो प्योर NaCl वहां पे होगा, जो रॉ प्योर NaCl होता है वो पानी कभी एब्जॉर्ब नहीं करता है। उसके अंदर एक इंप्योरिटीज होती है, जिस इंप्योरिटीज का नाम है MgCl2। मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये बातें आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। कई दफा कुछ बातें जो बोर्ड्स में मैं लिखता हूं और कुछ बातें ऐसा जो मुंह से बोल रहा होता हूं, तो दोनों बातें अपने आप में उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ढंग से आप सुनेंगे और प्रॉपर नोट करेंगे कॉपी के अंदर। तो यहां पे अगर हम बात करें NaCl में, प्योर NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। लेकिन NaCl के अंदर चूंकि हमने तो घर में देखा है, तो वो घर में रहने वाला प्रेजेंट जो NaCl है उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है MgCl2 की। यही नहीं कि सोडियम क्लोराइड ही हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट कौन होता है, मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो NCERT, गीता, बाइबल, कुरान, माता रानी जो भी है, इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। दैट यू हैव टू गो थ्रू बाय रीडिंग, जस्ट आपको रीड कर लेना है, आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नहीं है ऐसा नहीं है, रेशनलाइज्ड NCERT के अंदर हटाया गया है, तो दैट डजंट मीन कि आपसे सवाल नहीं पूछा गया है। रेशनलाइज्ड NCERT का एक सिंपल सा फोकस है, एक सिंपल सा मतलब है। मतलब ये है कि भाई देखो, आपको पढ़ना तो सब कुछ है, ये वो चीजें हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ जाते हैं, पहले क्लासेस में पढ़ के आ जाते हैं, या कहीं और लिखी होती हैं, तो जो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनका ये कहीं मतलब नहीं होता है कि वो सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। अगली बात क्या लिखी हुई, LiC, यानी कि ये अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एक्सेप्शनल बिहेवियर लिथियम विद रिस्पेक्ट टू अदर अल्काइल मेटल। हाँ, तो ये बात सही है, बिल्कुल। यहां पे अगर हम बात करेंगे, लिथियम बना रहा है, ठीक है, और बाकी सारे अल्कली मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं वो डेलिक्वेसेंट नहीं होते हैं, तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर हुआ लिथियम का। आगे आ जाते हैं। LiCl इज मच हार्डर ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर अल्कली मेटल। कहने का मतलब क्या है बेटा, एक्चुअल में होता क्या है कि ये LiCl इज मच हार्डर कहा जाता है कि Li के केस में अगर हम बात करें। अच्छा, इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो कहा जाता है LiCl इज डेलिक्वेसेंट एंड फॉर्म LiCl.2s2, क्यों ऐसा करता है? देखो, Li की साइज क्या है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली छोटी है। अब छोटी होने की वजह से इसका नेचर कैसा है, तो हाई फाई है। कैसा है नेचर, हाई फाई है। अगर ये हाई फाई नेचर का है मतलब हाई पोलराइजिंग पावर है इसकी। हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ये क्या करेगा, तो ये करेगा पानी को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। पानी के पास वैसे ही एक वरदान उसको मिला हुआ है। किसका वरदान मिला हुआ है? डाइपोल के नाम से उसका एक वरदान है। डाइपोल के नाम से उसका वरदान जो है वो क्या है, वो ये है, जरा गौर से देखो। उसका वरदान ये है, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। ये ऑक्सीजन के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तरीके से, तो बेटा आपको एक चीज नजर आती है कि यहाँ पे ये पानी को हर डायरेक्शन से क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और जिसकी वजह से इसे कहा जाता है LiCl इज डेलिक्विसेंट इन नेचर, आर्द्रताग्राही है, पानी को एब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज, पानी के पास एक वरदान है। पानी के पास वरदान क्या है, डाइपोल। डाइपोल है, और ये क्या है, ये कंप्लीट आयन है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन जो होता है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इसके अंदर, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस जो लग रहा है, क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है आयन का? जी हां साहब, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, लिथियम आयन इसके अंदर प्रेजेंट है। और साथ में जो पानी होता है, या अल्कोहल होता है, या फिर ईथर होता है, इनके बारे में हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, डाइपोल होते हैं। तो यहां पे जो इंटरेक्शन इनके बीच में लग रहा है दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कॉपी के अंदर अभी मेंशन करेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट है आयन का, बिल्कुल है, ठीक है। एनर्जी का रिलेशन आपसे इससे पूछा जाता है, फोर्स का रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको एक चीट कोड भी दिया था 34577, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे फोर्स का रिलेशन पूछ ले, एनर्जी
एनर्जी का रिलेशन पूछ ले तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सारी चीजें आपको केमिकल बॉन्डिंग के एकदम लास्ट लेक्चर में बता दी थी। खैर मुद्दे की बात पे आते हैं। LiCl इज मच हार्डर विथ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर अल्कली मेटल। कहा जाता है इसके केस में, अगर मैं बात करूं Li के केस में अगर बात किया जाए तो Li इज मच हार्डर, ठीक है, Li2 इज मच हार्डर विथ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर अल्कली मेटल। देखो होता क्या है बेटा, लिथियम से लेके सीजियम तक जब तुम जाओगे तो नीचे जैसे जैसे जाते जाते हो तो वहां पे मेटेलिक नेचर क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है, और मेटल्स जो होते जाते हैं ये क्या सॉफ्टनेस जो होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन अगर Li के केस में बात करोगे तो साइज बड़ी छोटी है, साइज बहुत छोटी होने की वजह से लैटिस बड़ा तगड़ा बनाता है। लैटिस बहुत जब तगड़ा बनाएगा Li का बॉन्ड जो होगा, Li का बॉन्ड जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा बोलो बेटा, स्ट्रांग होगा। तो इसको तोड़ना इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, मतलब ये कैसा है, हार्ड है, और अगर ये हार्ड है तो इसको मेल्ट कराना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। वहीं अगर अदर अल्कली मेटल की मैं बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से देखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनके केस में सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। सॉफ्टनेस बढ़ने का मतलब ये है इनके बॉन्ड उतने तगड़े नहीं है तो इनको क्या कराना, मेल्ट कराना आसान है। तो पूछा क्या जा रहा है कि Li इज मच हार्डर, यहां पे अगर मैं बात करूं Li इज मच हार्डर, Li इज मच हार्डर विथ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट देन अदर अल्कली मेटल। तो जी हां साहब, ये भी जवाब एकदम सही है और कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शनल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसके, लिथियम के। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, LiSCO3 इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म बट अदर आर फॉर्म्ड। कहा जाता है बेटा, मैंने आपको याद करिए बताया था, मैंने कहा था कि जो सॉलिड फॉर्म में कहा जाता है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम होगा लिथियम बाइकार्बोनेट कह लो या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिख लो अभी कॉपी के अंदर। लिथियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, मैं लिख देता हूं साइड में यहां पे, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सॉरी इसे हम क्या कहते हैं, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे ही क्या कहते हैं, लिथियम बाइकार्बोनेट। अब लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या लिथियम बाइकार्बोनेट के केस में अगर बात किया जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या रुबिडियम या सीजियम, मैंने बोला था लो फाई के लिए एग्जिस्ट करता है। जब मैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स पढ़ा रहा हूं सेकंड लेक्चर के अंदर, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने चर्चा की थी कि किसके बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा था लो फाई मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है या लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे वही लाइन लिखी गई है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म बट अदर आर फॉर्म्ड। अदर आर फॉर्म मतलब कहने का मतलब ये है, सोडियम की अगर बात कर रहा है, पोटेशियम की बात कर रहा है, रुबिडियम की बात कर रहा है, सीजियम की बात कर रहा है, तो अगर हम बात करें कि लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि अगेन अगर हम बात करें कि ये भी बातें सही होंगी एंड डी द करेक्ट आंसर इज ऑल। तो इसको देख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे चलते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करो पहले, उसके बाद हम आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं और आगे चलने के साथ अगला क्वेश्चन है, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल्स इन ऑल एक्सेप्ट। कहने का मतलब क्या है, लिथियम और मैग्नीशियम में रिजेंबलेंस आएगी तो क्यों आएगी, पहली वजह तो ये। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप की जब बात की जाती है, डायगोनल रिलेशनशिप जिसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं, डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। कहां पे, तो पीरियोडिक टेबल जैसे चैप्टर के अंदर मैंने चर्चा किया था। तो मैंने कहा था आपसे वहां पे लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ और बोरॉन हुआ, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी कि मेरी सामने वाली खिड़की पे नहीं, मेरी तिरछी वाली खिड़की पे एक ऐसा एलिमेंट रहता है जिसके साथ मैं बहुत काफी सिमिलरिटी शो कर सकता हूं। ऐसा कौन बोलता है, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन बोलता है। जैसे कि लिथियम की बात की जाए तो ये मैग्नीशियम के साथ शो करता है, बेरिलियम की बात की जाए तो ये किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन के साथ। अब लिथियम और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो इनका फाई ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है। फाई ऑफ लिथियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू किसके होता है, फाई ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये काफी प्रॉपर्टी में रिजेंबलेंस शो करते हैं, पहली चीज तो ये होती है। ऐसा अगर हम बात करें तो इनकी साइज बहुत छोटी है, ठीक है। फाई होता है, अगर हम बात करें फजांस रूल के अंदर मैंने आपको पोलराइजिंग पावर निकालने का तरीका बताया था, तो इनका जो फाई होता है, पोलराइजिंग पावर होती है लिथियम और मैग्नीशियम की, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या शो करते हैं, रिजेंबलेंस शो करते हैं। अब किसमें नहीं शो करते हैं ये बात आपको पता करनी है। तो बोथ फॉर्म नाइट्राइड्स ऑन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद N2। जब मैं अल्कली मेटल आपको पढ़ा रहा
रहा था तो मैंने वहां पे पढ़ाया था आप लोगों को कि लिथियम जो होता है कितना स्मॉल कहा जाता है कि एटम कह लीजिए या मेटल कह लीजिए, इतना स्मॉल मेटल होता है कि उसकी साइज बहुत छोटी होने के कारण उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई होती है और वो N2 के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर जाता है और कॉम्बिनेशन करके वो क्या बनाता है। तो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम होता है +1 में, वहीं N होता है -3 में, तो इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, ये क्या बना लेगा Li3n बना लेगा। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम होता है +2 में और N किस में होता है -3 में, इसका चार्ज इसके पाँव में, इसका चार्ज इसके पाँव में, ये बना लेंगे Mg3n2 बना लेंगे। तो लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं दोनों रिजेंबलेंस शो करते हैं, दोनों का फाई ऑलमोस्ट इक्वल होता है। दैट इज वाई अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दोनों डायरेक्ट नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आते ही नाइट्राइड्स बनाते हैं। देख लीजिए आप Li3n और Mg3n2। तो यहां पे अगर बात किया जाए कि क्या दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं तो जी हां साहब, ये बनाते हैं, यानी कि ये आंसर अपना सच होते हुए भी आंसर नहीं हो सकता। LiCl MgCl आर सॉल्युबल इन मेथनॉल। मेथनॉल की अगर हम बात करें CH3OH, यानी कि अगर हम बात करें तो ये कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा मेथनॉल का होता है, दैट इज, गलती से मेरे मुंह से मेथनॉल निकल गया, गलत था, वो मेथनॉल है ये, ठीक है। OH जहां जुड़ा रहता है लास्ट में क्या वर्ड लगेगा, ऑल लगेगा। अगर Al लग गया मतलब एल्डिहाइड रहा होगा। दैट इज, अगर मान लो आपसे कहा जाए एक वर्ड होता है मेथेनल, एक होता है मेथेनल, अगर लास्ट में Al लग रहा है मतलब ये क्या है CH3 नहीं, ये होगा आपका CHO, ठीक है। तो अगर CHO जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अल लगेगा, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, आपसे किसकी बात करते हैं, अगर आपसे बात किया जाए OH अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो क्या लगेगा वर्ड, ऑल लगेगा। तो मेथनॉल एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्टिव H है। एक्टिव H होने की वजह से बेटा ये किसकी तरह काम करेगा, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। प्रोटेक्ट किसे कहा जाता है, प्रोटेक्ट H किसे कहा जाता है, एक्टिव H को। एक्टिव H किसे कहा जाता है, जो 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हर वो H केमिस्ट्री की दुनिया में एक्टिव H कहा जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं ये क्या है, एक्टिव H है। तो एक्टिव H जो है अगर प्रेजेंट है और इसके अंदर पोलैरिटी डेवलप होगी, मैंने आपको पहले बोल रखा है, वाटर हो, अल्कोहल हो, ईथर हो, ये कैसे होते हैं, इनके अंदर डाइपोल डेवलप होता है, यानी कि यहां पे पोलैरिटी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। मैं एक एक चीज अब आपको लिख के नहीं बता रहा क्योंकि बिकॉज यू ऑल आर जेई एस्पिरेंट, और जेई स्टूडेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है स्पून फीडेड में नहीं बना सकता, है ना। आपको थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपकी बैसाखी कब तक बन सकता हूं। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि बेटा अगर बात किया जाए ये पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में भी अगर हम बात करें क्या इसके अंदर डाइपोल जनरेट होगा, बिल्कुल होगा डाइपोल जनरेट। डाइपोल जनरेट होने की वजह से क्या पोलैरिटी आएगी, जी हां साहब बिल्कुल आएगी पोलैरिटी। और यहां पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, LiCl MgCl आर सॉल्युबल इन मेथनॉल, बिल्कुल ये कोवेलेंट। देखो LiCl MgCl हुआ, चाहे BCl2 हुआ, चाहे आपकी अगर मैं बात करूं AlCl3 हुआ, इनको अगर आप देखोगे तो ये कैसे होते हैं। तो इनके केस में अगर हम बात करें केटायन जो होता है वो हाईफाई नेचर का होता है। हाईफाई नेचर होने की वजह से कोवेलेंट नेचर के ये बनते हैं। देखने में ये कैसे लगेंगे, अगर मैं बात करूं LiCl MgCl BCl2, उसके अलावा AlCl3, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें ये कैसे होते हैं, कोवेलेंट। दिखने में हमें आयनिक जरूर दिख सकते हैं लेकिन इनका फाई बहुत ज्यादा होने की वजह से ये कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। और कोवेलेंट होने के बाद ये किस में सॉल्युबल होते हैं, मेथनॉल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो यानी कि ये भी बात क्या है, सही है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल्स ऑल एक्सेप्ट, इनके अलावा बताइए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। Li2O and MgO both form superoxide with excess of air। देखो यहां पे जो वर्ड लिखा गया है excess of air, यही तुम्हें फंसाने वाला काम किया जाएगा। excess of air का मतलब ये होता है बेटा, excess of air का मतलब ये होता है कि excess of air अगर आपको दे भी दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि अरे हाँ सर ने तो बताया था कि पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ और सीजियम हुआ, इन्हीं के बारे में बताया था कि यही सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम बात करें पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में सर ने बोला था, यहां एक्सेस ऑफ O2 लिखा हुआ है, इसलिए चलो इसको एक काम करते हैं, ये इसे भी मान लेते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। लिथियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, वहीं सोडियम परऑक्साइड बनाता है, वहीं पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कभी भी अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा आ जाए एक्सेस ऑफ O2 लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वो सुपर ऑक्साइड बना लेंगे। तो इस बात को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पे लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो एक्सेस ऑफ O2 के साथ सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। यानी कि ये बात क्या है, आंसर ये सही है, वैसे स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। तो इसने ये पूछा था लिथियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल्स ऑल एक्सेप्ट, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम किस में रिजेंबल करते हैं। तो भैया देखो क्या है
कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, और यहां लिखा हुआ है कि सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है, बोथ रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, दोनों के दोनों बहुत धीमी गति से जेंटल रिएक्शन करते हैं। तो मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है कि लिथियम के बारे में मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है और एक होता है काइनेटिक फैक्टर। तो वहां पे दोनों के मिक्स्ड इफेक्ट से क्या होता है कि ये बहुत जेंटल, बहुत धीमी रिएक्शन शो करता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन उत्तर के अनुसार ये गलत है। तो उसको देख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। याद रखिएगा, लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बेरिलियम अल्युमिनियम के साथ एंड बोरॉन सिलिकॉन के साथ। तो लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरॉन हुआ, ये अपने डायगोनल एलिमेंट जो प्रेजेंट है इनके साथ क्या शो करते हैं, सिमिलरिटी इन साइज शो करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो इसको फटाफट से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज नॉट कंपाउंड ऑफ सोडियम, इनमें से कंपाउंड ऑफ सोडियम कौन नहीं है। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बताया जब भी किसी के नाम के आगे सोडा वर्ड लग जाए, इसका मतलब यह है कि वो उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही पोटाश लग जाए तो पोटेशियम प्रेजेंट होता है, लाइम लग जाए तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। दैट डजंट मीन कि अगर किसी के नाम के आगे अगर सोडा नहीं लगा तो उसके अंदर सोडियम नहीं प्रेजेंट है। अरे सर बहुत आसान बात है, हम तो यूं ही कर देंगे, जहां पे सोडा देखा वहां पे हम सोडियम कह देंगे, जहां नहीं देखा वहां हम नहीं कहेंगे। तो बेटा ऐसे में आपकी गलती हो सकती है। तो इस गलती से बचने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ बात बता दूं। विच इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ सोडियम, आपको पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा, सोडा लगा मतलब सोडियम तो है, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोडा एस, मतलब दोनों जगह क्या होता है, सोडियम होता है। अब बस फर्क क्या होता है समझने की कोशिश करना। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब इसको आप कॉन्टिन्यूअसली हीट करते गए और पानी इसका उड़ा दिया कॉन्टिन्यूअस, तो अब बचेगा क्या, इसका पानी पूरा उड़ जाएगा, बचेगा क्या, Na2CO3 बचेगा। यानी कि अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म Na2CO3 की अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है। उसको हीट करोगे, आप हीट करते गए करते गए करते गए और पूरा पानी उड़ा दिया, उसको सुखा दिया, तो वो क्या बना, Na2CO3। दैट इज समथिंग नोन एज व्हाट, सोडा एस। क्या कहा जाता है, सोडा एस कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने लिख दिया। और सोडा एस जो होता है, देखो इनऑर्गेनिक को करने का एक तरीका होता है, हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को पढ़ना बेहद जरूरी है, उस लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक में आप बहुत सारी चीजें अगर याद रखने वाली हैं तो आप सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन उसके लिए कई सारे मेथड डेवलप करके अच्छा याद तो रखना है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। अब अगर एग्जाम में आने वाला है तो अपने को याद तो रखना पड़ेगा। अब याद रखने के भी कई क्राइटेरिया होता है, कई तरीका होता है, उस तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा, उस लैंग्वेज को, उस भाषा को, उस रिदम को आपको समझना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आता हूं, ताकि कुछ चीजें हम थ्योरी के फॉर्म में याद रख लें और कुछ चीजें हम क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए, वो अगर एक ही डायरेक्शन में उसको काम कराओगे वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मुद्दे की बात पे करते हैं, ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2। अगर कंटिन्यूअसली सुखाते गए तो बनने वाली चीज, जो बची होगी चीज, वो क्या होगी, Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडा एस। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बोरेक्स। बोरेक्स के अंदर अब देखो कहीं सोडा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए Na2B4O7। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7 होता है। ठीक है, Na2B4O7, इसको हम कहते हैं बोरेक्स कहते हैं। अब बोरेक्स में अगर हम बात किया जाए तो बोरेक्स के केस में आप लोगों को बहुत तरीके से पता है। अच्छा, इसका एक्चुअल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं बना सकता हूं वापस इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, बोरॉन होते हैं 4। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, BOB लिंकेज होता है। यहां पे होता है आपका O- Na+, O- Na+। यहां पे अगर हम बात करें तो ये OH, ये OH, ये होता है एक्चुअल में। तो अगर आप देखेंगे Na2 दिख रहा है, ठीक है, Na2, B कितना दिख रहा है, तो B दिख रहा है आपका 4, Na2B4। ठीक है, ऑक्सीजन 4 तो अंदर ही दिख रहे हैं, 5, उसके बाद से 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 तो ये दिख गए। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, OH वाला सेगमेंट है। ठीक है, 2, देन 4 2 6, 1 7, 7 2 9, और ये क्या हो गया, सोडियम हो गया। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर आप स्ट्रक्चर से देखेंगे तो स्ट्रक्चर से Na2, B कितना हो गया, 4 हो गया, और हाइड्रोजन यहां पे आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, खैर मुद्दे की बात यह है कि बोरेक्स के अंदर अब देखो कहीं वर्ड सोडा नहीं लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, तो क्या है, सोडियम नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं करना कि जहां सोडा लिखा है वहीं केवल सोडियम प्रेजेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा। आगे अगर हम बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो होता है दैट इज आपका NaHCO3 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, NaHCO3 को कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है अपना सोडियम क्लोराइड। आपको पता है अपने घरों के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज टेबल सॉल्ट भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट।
ठीक है, देश का नमक टाटा सॉल्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा हम किसे कहते हैं? NaOH को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? NaOH को कहते हैं। सोडियम अगर हम बात करें, कास्टिक सोडा इज नथिंग एल्स बट सोडियम हाइड्रोक्साइड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्लेक्ट लाइम एंड मिल्क ऑफ लाइम। देखो होता क्या है, स्लेक्ट लाइम क्या होता है? लाइम अगर कहीं आ गया मतलब कैल्शियम जुड़ा हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया आपने, इसको क्या कहा जाता है? सिंपली लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लाइम। थोड़ा सा क्वाइट डाइल्यूट किया, क्या किया? क्वाइट डाइल्यूट। क्या किया? क्वाइट डाइल्यूट। और क्वाइट डाइल्यूट होने के बाद से CaOH के टुकड़े ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा सुखा के इसके क्या ले लिए? टुकड़े ले लिए। क्या ले लिए? टुकड़े। तो इस टुकड़े को कहा जाता है स्लेक्ट लाइम, भुजा हुआ चुना। क्या कहा जाता है? भुजा हुआ चुना। आपने लाइम लिया, लाइम के अंदर थोड़ा पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसको सुखाया और सुखा के उसके टुकड़े ले लिए, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्लेक्ट लाइम कहा जाएगा। अगर इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, और यहां पे आपने क्या किया? CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसका सस्पेंशन ले लिया। क्या ले लिया? सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या ले लिया? बोलो बेटा, सस्पेंशन। सस्पेंशन इन वाटर। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन होगा? तो सर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। समझ रहा हो मेरी बात को? तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर इसको थोड़ा सा आपने क्या किया? आपने इसके अंदर पानी मिला दिया, तो अब ये कैसा बन चुका है? दुधिया चुना। कैसा बन चुका है? दुधिया चुना। दूध जैसा दिखेगा। ठीक है, तो दुधिया चुना अगर हम कहें तो भुजा हुआ चुना का फॉर्मूला क्या है? दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम बात करें मिल्क ऑफ लाइम यानी दुधिया चुना का भी फॉर्मूला क्या है? तो अगेन आपका क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन ये सस्पेंशन होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, थोड़ा व्हाइट होगा, अपीयर होगा। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा सा दूध जैसा अपीयरेंस होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसको वेरी मच डाइल्यूट कर दिया आपने, तो आप कर क्या रहे हो? आप कुछ और तो चेंज नहीं कर रहे हो, पानी ही एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हो। आपने क्या किया? वेरी मच डाइल्यूट, वेरी मच डाइल्यूट कर दिया। अब ये क्या बन चुका है? तो ये बन चुका है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसे तो हम कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम, इसको हम क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम, इसको क्या कहते हैं? सिंपली लाइम, और इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं बेटा? लाइम वाटर कहते हैं। देखो ये चीजें मैं प्रिसाइज करके आप लोगों को जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आपका टाइम भी ना किल हो और आपको सारी बातें भी पता चल जाए, आपको सवाल भी आपसे बन जाए। अगर बोल दे कि सस्पेंशन सॉल्यूशन ऑफ CaOH इज नोन एज व्हाट, तो आपको सिंपल सी बात है, मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है, दुधिया चुना कहा जाता है। वहीं लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर को अगर बहुत ज्यादा आपने डाइल्यूट कर दिया, अब उसमें क्या होगा? मान लो अभी सफेद, जैसे अभी मैं बात करूं, पानी लिया आपने, पानी का एकदम कलर अलग था, ठीक है, कलरलेस था वो, तो आपने क्या लिया? दुधिया चुना लिया, इसको डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, मिक्स करते गए, मिक्स करते गए, दुधिया चुना बना। अब इसमें पानी की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, 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 तो दूध में भी पानी मिलाने के बाद से एक समय बाद क्या होगा? एक समय बाद आपको वो पानी जैसा रंग अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पानी मिला दोगे, एक गिलास दूध ले लो, उसमें एक काम करो, 4-5 बाल्टी पानी मिला दो, या 4-5 बाल्टी के अंदर दूध मिला दो, दूध का पता नहीं चलेगा, तो उसे हम कहते हैं लाइम वाटर। क्या कहते हैं बेटा? लाइम वाटर। तो ये क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। ये हुआ, चाहे CaOH का होल ट्वाइस का सस्पेंशन हुआ, चाहे CaOH का होल टुकड़ा हुआ, इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं। एक का नाम होता है स्लेक्ट लाइम, एक का नाम होता है लाइम वाटर, और एक का नाम होता है मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम किसे कहा जाता है? तो वो इसे कहा जाता है, अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है तो लाइम वाटर कहा जाता है, अगर टुकड़ों के फॉर्म में है तो हम उसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं, भुजा हुआ चुना जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का यूज जो किया जाता है बेटा, क्लीनिंग प्रोसेस में किया जाता है। वाटर के अंदर आपको पता है कि वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से हार्डनेस होती है, उस हार्डनेस को हटाने का काम कौन करता है? तो आपका वॉशिंग सोडा करता है। वॉशिंग सोडा के अंदर NCERT, गीता, बाइबल, कुरान, माता रानी के अंदर एक लाइन अगेन लिखी गई है कि ये क्या करता है? ये वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है। क्लीनिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, लॉन्ड्रिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है, पेपर, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट है जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ बातें होती हैं जो हमें वॉशिंग सोडा के बारे में जान के रखना है। खैर, वो सारी बातें मैंने आपके लिए लिख रखी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि पहली चीज तो ये रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरी चीज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर करता है, तीसरी चीज अगर हम बात करें लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग में यूज किया जाता है। Used in paper and textile industry, important lab reagent for both qualitative and quantitative analysis के अंदर as a important lab reagent इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl जो कि क्या कहा जाता है? देश का नमक, दैट इज सॉल्ट। ठीक है, टेबल सॉल्ट हम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट। ठीक है, होम सॉल्ट भी कह लो। NaCl के अंदर आपको पता होना चाहिए, अगर ये प्योर NaCl है तो प्योर NaCl के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, इज नॉट डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट मतलब आर्द्रताग्राही, पानी को एब्जॉर्ब करने वाला, तो ये नहीं होता है। तो प्योर NaCl इज नॉट डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट, ठीक है, इज नॉट डेलिक्विसेंट इन नेचर,
ये डेलिक्वेशन नहीं होता है, पहली चीज इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी चीज मैं अगर आपसे बात करता हूं, इसके अलावा अगर आपको जानना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। और आपको पता है सोडियम के सॉल्ट जहां पे रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं, मैंने ये बात पहले भी आपको बताई हुई है, ठीक है। उनको हम ऐसी इंडस्ट्रीज को कहते हैं क्लोर अल्कली इंडस्ट्रीज। क्या कहा जाता है? क्लोर अल्कली इंडस्ट्रीज। वैसे NaCl का यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2 कास्टिक सोडा एंड Na2CO3। Na2CO3 को हमने कहा, अभी क्या कहा? सोडा एस कहा। Na2CO3.10H2O को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। NaSCO3 को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में हमें जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर से आप पुरानी एनसीईआरटी प्रेजेंट होगी, उसमें से आप स्ट्रक्चर्स इनके देख लेंगे और PYQs कर लेंगे, बस दैट इज मोर देन इनफ। बचपन में जो 9-10 की क्लासेस में आपने इनके बारे में वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसके बाद बेकिंग सोडा, सोडा एस, इन सारे बारे में आपने सुन रखा है ऑलरेडी। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बना के आपसे सवाल पूछ लिया जाए। हाँ, इन सब के बीच में जो मिस नहीं करना है आपको चीज, दैट इज बोरेक्स का स्ट्रक्चर। तो पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ये सारी चीजें देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्राई न्यूक्लियर, ये दोनों होते हैं, ट्राई न्यूक्लियर है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? टेट्रा न्यूक्लियर। अब टेट्रा न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर कहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है? तो ये मैंने पढ़ाया आपको पी ब्लॉक में, तो जाके वहां से फटाफट से आप देख लेंगे कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको जरूर देखिए, S3BO3 का देखिए, B2S6 का देखिए, तो इनका स्ट्रक्चर देखना ना भूलिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही धांसू और बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट जोन बनते हैं, किसके? एग्जामिनर के बनते हैं। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे हमारा एग्जाम बेकार हो या फिर एग्जाम में हमारा कोई पॉइंट छूटे, ठीक है। तो देख लो पहले इसको फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। चलो इसको भी कर लो, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मेटल इग्निशन इन एयर फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड मेटल नाइट्राइड। इनमें से आपको 4 मेटल दिए गए हैं, 4 क्या 2 ही मेटल दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि मेटल इग्निशन इन एयर मेटल ऑक्साइड बनाता है और मेटल नाइट्राइड बनाता है, कौन है? तो आपको पता है बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, दोनों के दोनों ऑक्साइड भी बनाते हैं और दोनों के दोनों नाइट्राइड भी बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट? सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाले सवालों में चलते हैं। तो आगे वाले सवाल, इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे वाले सवाल में चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये है, विच कांट एग्जिबिट द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। केमिकल बॉन्डिंग में ही आप पढ़ चुके हैं कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। तो यहां पे अगर हम बात करें आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा? दैट इज बेरिलियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी दिस पार्ट। नेक्स्ट, which is not correct? Beryllium and aluminum are attacked easily by acid due to protective oxide layer। अब एक तरफ तो ये कह रहा है कि इजिली अटैक कर देता है एसिड इन पे, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती है। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें कि बेरिलियम और अल्युमिनियम के अंदर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, जिसकी वजह से एसिड जो है इजिली अटैक नहीं कर पाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें बेरिलियम एंड अल्युमिनियम आर नॉट अटैक्ड इजिली बाय एसिड बिकॉज द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, यानी रक्षा परत उनके ऊपर डेवलप होती है। वो कौन कौन से लोग होते हैं? तो बेरिलियम, अल्युमिनियम, ठीक है, बेकार आलू फेंका करो, ये चारों के चारों जो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से एसिड इनसे आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाता। साइज, चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ बेरिलियम +2 इज नियरली सेम एज बेरिलियम +3। देखो बेरिलियम +2 और अल्युमिनियम के बीच में होता है डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप होने की वजह से यहां पे अगर हम बात करते हैं तो B+2 की और Al+3 की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। तो ये भी आपका क्या है? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोथ बेरिलियम एंड अल्युमिनियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइक BF6-4। आपको पता है सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, यानी वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकते। अगर बना नहीं सकते हैं तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? यहां पे इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो आंसर तो यही होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम एंड अल्युमिनियम हैव क्लोरीन ब्रिज, क्लोरीन सेतु इन वेपर फेज। तो वाष्प अवस्था के अंदर कह रहा है कि वाष्प अवस्था के अंदर क्लोरीन सेतु मौजूद होता है, किसके अंदर? बेरिलियम और अल्युमिनियम में। मतलब बेरिलियम और अल्युमिनियम के अंदर वेपर फेज के अंदर क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये भी लाइन 100% करेक्ट है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? अपना सी पार्ट हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। अब देखो क्वेश्चन करते करते तुम ऊब गए होगे, तो अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देते हैं, ट्रू और फॉल्स के जरिए इस चैप्टर को फिर एंड देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज एल्कालाइन। एल्कालाइन का मतलब होता है क्षारीय। क्षारीय का मतलब ये कैसे बना है, पहले तो ये हमें सोचना है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं
जब हम NaOH को किससे ट्रीट करेंगे बोलो जल्दी, Na2CO3 है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें, हमने NaOH के साथ क्या ले लिया, H2CO3 ले लिया। क्या ले लिया, H2CO3। अब आप सभी को पता है ये क्या होता है, तो ये होता है वीक एसिड होता है, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे क्या बना आपका, तो इससे बना Na2CO3, ये सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो प्लस क्या बन गया, वाटर बन गया, एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, अब बेस कैसा था, तगड़ा था। तो यहां पे जो सॉल्ट के अंदर नेचर आएगा वो कैसा नेचर आएगा, ऑब्वियस है, कौन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट था, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट बेस था, यानी कि क्या ये अल्कालाइन होगा, तो ये जवाब बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ एक्वस आयन इन ऑर्डर। ठीक है, एक्वस आयन, एक्वस मतलब पानी के अंदर। अब पानी के अंदर आपको पता है लिथियम की साइज क्या है बेटा, तो इसकी साइज है स्मॉल। क्या है बोलो जल्दी, स्मॉल। और अगर इसकी स्मॉल साइज है मतलब यहां पे हाइड्रेशन होगा तगड़ा, स्मॉल साइज की वजह से हाइड्रेशन होगा तगड़ा। हाइड्रेशन अगर अच्छा होगा तो अब ऐसे ही समझो यहां पे कि लिथियम की साइज बहुत छोटी और हाइड्रेशन उसका तगड़ा हो गया, तो छोटी साइज, अब छोटे बच्चे के ऊपर खूब सारा वेट आप डाल दो, वो बढ़िया तरीके से चलेगा, या फिर एक मोटे बच्चे के ऊपर, बड़े हेल्दी हंस-फुस बच्चे के ऊपर अगर वेट आप रख दो तो वो बढ़िया से सामान लेके चल पाएगा। आप लोग मम्मी पापा के साथ जाते होगे, है ना, आपका छोटा वाला भाई है जैसे मान लो, ठीक है, नहीं भी है तो सपोज कर लेते हैं एक की, मतलब पड़ोस में किसी का छोटा भाई है, छोटू सा बच्चा है वो, उसको 10 किलो का वजन पकड़ा दिया जाए और आप जैसे हंस-पुस्ट बालक को अगर दे दिया जाए कम से कम 10 किलो का वजन, कौन आसानी से लेके ट्रेन जल्दी पकड़ पाएगा, तो सर जवाब ये है कि मैं आसानी से पकड़ पाऊंगा, छोटू जो है वो जल्दी से नहीं पकड़ पाएगा। तो लिथियम की हालत भी कुछ ऐसी ही है, छोटा है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, पानी में भागने की क्षमता जो हो गई कम हो गई, जबकि सीजियम मोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बहुत आसानी से भाग जाएगा। तो क्या ये ऑर्डर करेक्ट है, तो जी हाँ, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, आगे E नॉट ऑफ Cl2 से Cl माइनस, कहने का मतलब क्या है, देखो ये E नॉट क्या होता है, ये सारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपने उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, Cl2 से Cl माइनस में जाना, समझने की कोशिश करो, जब जाता हूं अगर एक साइन होगा पॉजिटिव और एक साइन होगा नेगेटिव, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा सोडियम प्लस से क्या मैं सोडियम बनना चाहता हूं, तो ये नेगेटिव का मतलब क्या है, नहीं नहीं बनना चाहता हूं। अगर कहीं पॉजिटिव लिखा हुआ है, हाँ बनना चाहता हूं, बस आप पॉजिटिव नेगेटिव इतना मानो। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आती, मैं सवाल फिर भी समझा दूंगा, लेकिन मेरी बात मानोगे तब। कहीं पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, Cl2 से Cl माइनस, हाँ 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 मैं बनना चाहता हूं। I2 से I में, हाँ हाँ I माइनस, I2 से I माइनस, तो यहां पे क्या है, साइन कैसा है, पॉजिटिव, हाँ मैं बनना चाहता हूं। Ag प्लस से Ag नॉट मतलब जीरो में, तो ये कह रहा है हाँ मैं बनना चाहता हूं। Na प्लस से Na, नहीं मैं नहीं बनना चाहता। Li प्लस से Li जीरो, नहीं मैं नहीं बनना चाहता। पॉजिटिव का मतलब क्या मानोगे, हाँ, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब हाँ, और नेगेटिव का मतलब क्या मानोगे, ना। यानी कि इन तीनों से अगर मैं बनाना चाहता हूं, Ag जीरो बनाना चाहता हूं, I माइनस Cl माइनस, तो ये सब कहते हैं हाँ मैं बनना चाहता हूं। ये क्या कहते हैं, नहीं मैं नहीं बनना चाहता हूं। अब क्या लिखता है, देन Cl माइनस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। पहले तो समझो यहां पे ये जीरो है और जीरो से -1 में जा रहा है। अगर जीरो से कोई -1 में जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खा रहा है। ठीक है, यहां पे ये जीरो से कहां जा रहा है, -1 में, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन खा रहा है। प्लस से जीरो में जा रहा है, प्लस से कहां जा रहा है, जीरो में, तो भी इलेक्ट्रॉन खा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन खाएगा वो खुद को तो करेगा रिड्यूस, लेकिन सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अब कह क्या रहा है कि Cl2 से Cl माइनस बनना आसान है या नहीं है, तो हां बनना आसान है। अब क्या कह रहा है, Cl माइनस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाएगा, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन खाएगा। ठीक है, तो अब जरा गौर से समझने की कोशिश करो, Cl माइनस की अगर हम बात करें, ठीक है, समझने की कोशिश करो, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट ना, हाँ, अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन खाएगा, नहीं सॉरी गलत बोल गया मैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या बोलता है, Cl माइनस इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है, ये Cl माइनस है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन जाने दे आसानी से। अब एक बात तो, इसको किसमें अगर मैं बात करूं Cl2 से, ठीक है, Cl2 से Cl माइनस बनाया था, तो ये क्या वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी +1.6, ठीक है,
1.6 वोल्ट आई थी। अगर मान लो ऐसे ही अगर मैं बात करूं Cl माइनस इज रिड्यूसिंग एजेंट, जब ये रिड्यूस होगा तो Cl माइनस कहां पे जाएगा बेटा, तो Cl माइनस जाएगा Cl2 में यानी 0 पे, यहां से कहां जाएगा यहां पे। इसका मतलब यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी E0 की, तो -1.36 वोल्ट। माइनस का मतलब क्या Cl माइनस कभी भी Cl2 में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। अगर जितना पॉजिटिव में जाना चाहता था Cl2 से Cl माइनस में, उतना ही Cl माइनस से Cl2 में वापस आने के लिए नेगेटिव कर दो। अब नेगेटिव का मतलब नहीं जाना चाहता है, तो क्या ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जवाब है नहीं होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। बाकी इसकी डिटेल जो चर्चा है, थोड़ा सा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हो या आप पढ़ चुके हो तो आपको पूरा अंदाजा लग चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। नहीं पढ़ा है तो बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो चूंकि सवाल बना के पूछा जा सकता है, तो अब वो ऐसे पूछेगा नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने लिख रखा है। मैंने इसीलिए आपको यहीं पे सॉल्व करा दिया ताकि आपको समस्या ना आए, छोड़ने से बेहतर है आपको करा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही About 99% of calcium is present in bone and teeth। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इनेमल जो होता है वो लिविंग वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी माना जाता है। खैर, लिथियम विथ लेड पीबी के साथ व्हाइट मेटल बियरिंग मोटर इंजन, ये एनसीईआरटी के बीच की लाइन है। ठीक है, तो वहां से मैं उठा के लेके आऊं, तो जो लिथियम होता है लेड के साथ व्हाइट कहा जाता है ना कि व्हाइट मेटल बियरिंग मोटर इंजन बनाने के काम आता है। ठीक है, अपने मोटर में लपेटा हुआ वो वायर देखा होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अल्युमिनियम के साथ लिथियम को ले लेते हैं तो एयरक्राफ्ट पार्ट्स को, और ऐसे ही एमजी के साथ आर्मर प्लेट्स को। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, एनसीईआरटी की लाइन से निकले हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ एस ब्लॉक का द एंड हुआ। एंड यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, हमारी 11 संजीवनी भी खत्म हो चुकी है। मिलते हैं बाकी और चीजों के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अंतिम लेक्चर तक मेरा साथ देने के लिए। उम्मीद है दिल के कनेक्शन बने होंगे, है ना। और एक चीज बोलूंगा, मेहनत करते जाओ। ठीक है, लक्ष्य बहुत बड़ा है लेकिन तुम भी बहुत बड़े हो। तुम लोग अपने आप में एक वॉरियर हो, एक चैंपियन हो, और विराट कोहली अभी कल ही शतक बनाया है ना। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मेहनत करते रहिए। ठीक है, इंडिया साउथ अफ्रीका से जीती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बीता हुआ जो कल था बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। वर्ल्ड कप का इंतजार है, कप केवल एक कप, विश्व कप। ठीक है, तो बस वैसे ही जैसे वहाँ चैंपियंस ने परफॉर्म किया, ऐसे ही मेरे कैमरे के पीछे प्रेजेंट जो भी चैंपियंस मुझे सुन पा रहे थे वो डेफिनेटली करें। चैप्टर डिलीटेड था, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वो सारे मैंने कराए, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा बेटा। अब ढंग से कर लीजिए, आपके पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, अब मिलते हैं, देखते हैं। ठीक है।